Good morning students, I am Manish Gupta from Shijyoti Educational Group. Today we will study Sociology, chapter number 1, the Structural Development. ओके बेटा, इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर बेटा हमने इंडिया के जो अंदर अलग अलग जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए थे उनके बारे में स्टडी किया था. जस्ट लाइक जैसे कि आपके इंडिया के अंदर जो चेंजेस थे हमारे वो अलग अलग बेसिस के ऊपर डेवलप हुए थे और उनके अंदर जैसे कॉलोनियल एक्सपीरियंस जो मेन रीजन था, यानी हमारे इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स आए थे उसका हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट था. अब उसका जो इम्पैक्ट था सोसाइटी के ऊपर, जो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर भी मेन इम्पैक्ट आया था, टी प्लांटेशन के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आया था, जिसके बारे में मैं आपको पहले वाले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ. अब आता है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी व्हेन द इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, तब किस बेसिस के ऊपर हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन ने स्पीड को गेन किया, किस तरह से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. तो एज वी नो डेट कि भाई कॉलोनियल स्टेट के अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का, वो कि वही प्रोसेस हमारा आगे बढ़ाया था हमने, कि जितने भी हमारे जो स्टेट्स थे वो एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे उस समय पर भी, जितने भी हमारे अदर्स और दूसरे कंट्रीज थे वहाँ पर भी जो इकोनॉमी जो डेवलप हो रही थी किस बेसिस के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस के ऊपर हो रही थी. इंडियन स्टेट्स प्रोविंसेस जो हैं वो भी इसको प्रमोट करना चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप की जाए. तो एंड इन द सेम सेंस रेस्पॉन्डिंग टू द इम्पैक्ट दैट कॉलोनिज्म हैड ऑन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया. तो इस सब के ऊपर क्या आया कि यानी जो हमारे इंडिया जो कॉलोनी था, ब्रिटिशर्स के हम गुलाम रहे थे, उसका भी इम्पैक्ट हमारे इंडस्ट्री के अंदर पड़ा. इसके बारे में डिटेल तो उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चैप्टर था उसके बारे में लिखेंगे. तो फॉर इंडियन नेशनलिस्ट द इशू ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंडर कॉलोनियल रूल वाज ए सेंट्रल इशू, यानी सबसे पहले मेन जो इशू था नेशनलिस्ट के, इंडियन नेशनलिस्ट के सामने वो क्या था कि ब्रिटिशर्स ने जो हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया था उससे कैसे छुटकारा दिलाया जाए, क्या किया जाए, वो एक मेन इशू था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का. तो इमेजेस ऑफ प्री कॉलोनियल फेबल्ड रिचेस ऑफ इंडिया कॉन्ट्रास्टेड विद द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी जो हमारे इंडिया के अंदर जो गरीबी है उसको भी हमने क्या माना कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी का ही एक रिजल्ट था. जो स्वदेशी मूवमेंट स्ट्रेंथन द लॉयल्टी टू द नेशनल इकोनॉमी. अब जैसे ही हमारा जो 1900 के बाद में 1905 के बाद में स्वदेशी मूवमेंट डेवलप होता गया और उसके अंदर जो मेन फोकस था किसके ऊपर था, नेशनल इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए. जो मॉडर्न आइडियाज़ थे मेड पीपल रियलाइज दैट पॉवर्टी वाज प्रिवेंटेबल, यानी जो मेन आइडियाज़ थे वो क्या बताए गए थे कि पॉवर्टी को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है. किसके बेस के ऊपर, मेन चीज़ थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेस के ऊपर पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है. तो इंडियन नेशनलिस्ट ने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एज द पाथ टुवर्ड्स द ग्रोथ, यानी जो जितना ज़्यादा हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और सोसाइटी के अंदर सोशल इक्वलिटी क्रिएट होगी, यानी जो डिस्टेंस है रिच और पुअर का वो भी कम होगा. तो डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर. अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट किया गया था किसका, भारी भरकम जो मशीनें यानी हैवी इंडस्ट्रीज, मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज जो लगी थी वो आपके किसके अंडर में आई थी, पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कंपनीज थे, यानी गवर्नमेंट ने उन कंपनीज को रन किया था, वो सब ये सारी जो हैवी इंडस्ट्रीज थी गवर्नमेंट के थ्रू रन की जा रही थी. एंड होल्डिंग ऑफ ए लार्ज कोऑपरेटिव सेक्टर वर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. तो यानी एक तो पब्लिक सेक्टर और दूसरा कोऑपरेटिव सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस था अपनी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में. तो मॉडर्न एंड प्रॉस्परस इंडिया एज विजुअलाइज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू वाज टू बी बिल्ट ऑन एंडिफेस ऑफ द जेंट स्टील प्लांट टू डैम्स है, पावर स्टेशंस है. तो उसके बारे में तो जवाहरलाल नेहरू का एक फोकस जो था कि मॉडर्न इंडिया कैसे डेवलप होगा, कि इसको इंडस्ट्रियलाइज किया जाए, एनर्जी रिसोर्सेज आगे बढ़ाए जाए और पावर स्टेशंस जो हैं हमारे वो ज़्यादा डेवलप किए जाए, डैम्स बनाए जाएं जिससे कि एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके. तो भाखड़ा नागल डैम उसी टाइम का एक एग्जांपल है हमारे सामने कि जहाँ पर कि इसको डेवलप किया गया.
अब आता है हमारा अर्बनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अर्बन एरियाज कैसे डेवलप हुए? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन मैं पहले भी आपको बता चुका कि दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से को रिलेटेड है। क्यों है? क्योंकि आज किसी भी जगह के ऊपर अगर इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं तो इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए कई सारी फैसिलिटीज भी उस जगह के ऊपर डेवलप करनी पड़ती है, क्योंकि बिकॉज आपका रीजन है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के अंदर रॉ मटेरियल भी जाएगा तो भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आपकी डेवलप होगी। इंडस्ट्रीज़ आपने सेटअप करी है तो आपको पावर सप्लाई भी वहाँ पे देनी पड़ेगी, वहाँ पे पीपल्स भी जा कर के रहेंगे, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ बेसिक नीड्स की चीज़ें उनको वहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो रूरल और अर्बन एरिया के अंदर जो बेसिक जो डिफरेंस होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में अर्बनाइजेशन डेवलप होता है, तो वो जो डिफरेंसेस हैं या डिस्पैरिटीज हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती जाती है। तो रिसेंट ईयर के अंदर ग्लोबलाइजेशन हैव लेड टू द एनॉर्मस एक्सपेंशन एंड चेंजेस ऑफ सिटीज, कई सारे चेंजेस इसके अंदर आते गए। 21st सेंचुरी के अंदर इंडिया विल बी विटनेस फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी इस सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हमारे इंडिया का वर्ल्ड के अंदर कहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर। तो राइटिंग ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन विटनेस इन फर्स्ट 2 डिकेड्स, जो इसके अंदर देखने में आता है कि जो पिछले पहले जो फर्स्ट 2 डिकेड्स थे 20 साल थे उसके अंदर अर्बनाइजेशन का प्रोसेस हमारे इंडिया के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। आफ्टर इंडिपेंडेंस सोशलिस्ट MSA राव argued that India many villages all over India are becoming increasingly subject to the impact of urban influences, यानी बहुत सारे जो विलेजेस थे उनके ऊपर अर्बन कल्चर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ा। इसका सिंपल सा अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत सारे जो अर्बन एरियाज़ के आसपास के जो गांव थे वो भी क्या हो गए थे, अर्बन एरिया से जब कनेक्ट हुए तो उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस आया और वो भी एक अर्बन एरिया के अंदर क्या हुए, डेवलप हुए थे। बट द नेचर ऑफ द अर्बन इम्पैक्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ रिलेशन विलेज हैज विद ए सिटी और टाउन। अब यानी जो रिलेशन था वो भी इम्पैक्ट जो था अर्बन इन्फ्लुएंस का या नेचर था वो भी अलग अलग तरीके से आया, यानी जो विलेज है वो सिटी बना या टाउन बना उसके अंदर। तो ही डिस्क्राइब 3 डिफरेंट सिचुएशन ऑफ अर्बन इम्पैक्ट। तो 3 पोजीशन इसने बताई थी। तो फर्स्टली देयर आर विलेजेस इन विच साइजेबल नंबर ऑफ पीपल हैव सॉट एम्प्लॉयमेंट इन फार ऑल ऑफ सिटीज, यानी सिंपल सा इसलिए कहा कि जो सबसे पहले जो विलेजेस थे बहुत एक साइजेबल नंबर ऑफ पीपल हैव सॉट एम्प्लॉयमेंट, दूर दराज के गांवों के अंदर सिटीज से के अंदर जाया करते थे एम्प्लॉयमेंट गेन करने के लिए। तो दे आर लिविंग बिहाइंड द मेंबर्स, यानी अपनी फैमिली मेंबर्स वगैरह सब वहाँ पर रह जाते थे। यानी मेन जो चीज़ बताई है पीपल मूव फ्रॉम विलेजेस टू अर्बन एरिया टू गेन द एम्प्लॉयमेंट गेन करने के लिए लोग जाया करते थे। ये तो एक सिंपल सा इसलिए एग्जांपल दिया है कि देयर आर मैनी ओवरसीज। अब इसके अलावा बहुत सारे लोग दूसरे कंट्रीज़ के अंदर ही माइग्रेट हुआ करते थे, उसके पीछे भी एक रीज़न था क्योंकि दे वांटेड टू गेन बेटर फैसिलिटीज़, एजुकेशन के लिए भी जाते थे या फिर मेन तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते थे। अब द सेकेंड काइंड ऑफ अर्बन इम्पैक्ट is to be seen in villages which are situated near on the industrial towns। सेकंड में इम्पैक्ट था वो उन विलेजेस के ऊपर जो कि आपके इंडस्ट्रियल टाउन्स वगैरह के पास में सेटअप हो रहे थे। अब सेटअप जब ये हो रहे थे जस्ट लाइक आपके जब भिलाई स्टील प्लांट बिल्कुल उस जगह रूरल एक रिमोट एरिया के अंदर सेटअप किया गया था। अब आसपास के जो रीजन थे उसका इम्पैक्ट जो भिलाई स्टील प्लांट का इम्पैक्ट उसके ऊपर ऐसा पड़ा कि उस सारे जो विलेजेस थे एक तरह से टाउन्स के अंदर डेवलप हो गए थे। ग्रोथ ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज अकाउंट्स फॉर द थर्ड टाइप ऑफ अर्बन इम्पैक्ट। अब यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ यानी वो सिटीज़ जहाँ पर कि वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ टुक प्लेस, वहाँ पर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी चलती है, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी चलती हैं, तो डेट इज़ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। अब यहाँ पर जो अर्बन इम्पैक्ट था इसका विलेजेस के आसपास वो भी उस प्रोसेस के अंदर क्या होता गया था, डेवलप होता गया था। जस्ट लाइक आपके जो दिल्ली के आसपास का इलाका जो नोएडा है, गुड़गांव है, पहले इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, लेकिन जैसे ही ये उनके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के कांटेक्ट में आए तो ये एरियाज़ भी ऑटोमेटिकली क्या हुए, बहुत तेज़ी से डेवलप हुए थे। जो पॉपुलेशन सेलेक्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ये ग्राफ इस चीज़ को शो कर रहा है कि
यानी 51 और 60, 51 से लगातार इसके अंदर है जो एकदम से ग्रोथ कम हुई थी, फिर लगा रेगुलरली इसकी ग्रोथ है जो बढ़ती जा रही है अर्बन पॉपुलेशन के अंदर 2011 तक का। और ये परसेंटेज है डिक्लाइनिंग ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ये जो अबव चार्ट इंडिकेट्स दैट द अर्बन पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ अर्बन एरियाज टाउन्स इन इंडिया आर इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और नीचे वाला चार्ट क्या बता रहा है, ये आपका पॉपुलेशन जो अर्बन के अंदर किस तरह से इंक्रीज हुई है और ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन के उस पर। तो 1951 के अंदर ये बता रहा है कि 17.29% ऑफ इंडिया जो पॉपुलेशन दैट इज 62.44 मिलियन पीपल वर लिविंग इन इतने टाउन्स के अंदर आ करते थे। अब यही चीज़ 2011 तक आते आते यानी इतने परसेंट पॉपुलेशन आपकी अब सिटी के अंदर रह रही है और इतने लोग यानी 377.10 मिलियन पीपल अब सिटीज़ वगैरह के अंदर रहने लगे। तो जहाँ टाउन्स आपके 2843 थे अब वो इंक्रीज होकर के 7935 हो गए। तो ये एक स्टडी इंक्रीज शो करता है कि एब्सोल्यूट नंबर है जो लगातार टाउन्स के अंदर इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ यूए टाउन्स एंड द परसेंट शेयर ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो हाउएवर द ग्रोथ रेट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन शो द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ड्यूरिंग 81 से 2001 के बीच का जो है वो बता रहा है कि किस तरह से डिक्लाइन हुआ। तो रिजर्व द ट्रेंड एंड शोड मार्जिनल इंक्रीज इन 2000, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ 2011 के अंदर, लेकिन ग्रोथ रेट जो है अर्बन पॉपुलेशन की 1951 के अंदर वो कितनी थी 41.42% थी और वो डिक्लाइन होकर ही कितनी रह गई 31.80। तो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस जो एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज मोर इन अर्बन एरिया, पहली बार हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद में कि जो एब्सोल्यूट जो पॉपुलेशन के अंदर जो एब्सोल्यूट नंबर के अंदर जो अर्बन एरियाज के अंदर रूरल एरियाज के कंपैरिजन में लोग ज़्यादा इंक्रीज हुए थे। तो ये एक रीजन था, एक बहुत बड़ा रीजन था कि जिसकी बेस के ऊपर विलेज यानी रूरल एरियाज की पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हुई, वाइल द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन एरिया ऑलमोस्ट वो बिल्कुल सेम बनी रही। सो स्टूडेंट्स कंक्लूजन के अंदर अब इसके अंदर हमने देखा कि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट हमारी इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ा था। थैंक यू स्टूडेंट्स।